नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इंदौर संभाग के संभाग आयुक्त दीपक सिंह जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे बड़ा कुछ दिनों से एक बड़ा विषय जनता के सामने है, यूनियन कार्बाइड का जलाना। उसको लेके हालांकि आपने अपने आप को भी दांव पे रख दिया और आपने ये भी कह दिया कि जब तक वो कचरा नहीं जलेगा तब तक मैं उस फैक्ट्री से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों? देखिए, भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड को लेके जो दुर्घटना हुई 1980 में, अब उस घटना के 45 साल बीत चुके हैं। जो दुर्घटना हुई थी, ये बात सही है कि जो पूरी दुनिया में बड़े इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुए हैं उनमें से वो एक था। और उस दुर्घटना में जो जानें गईं या लोगों को जो स्वास्थ्यगत परेशानी हुई, उसका मुख्य कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये जो कचरा आया है, इसमें एक तो मिक का कोई भी अंश नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये घटना के बाद जब 1989 में ये कानून आया, जब बहुत सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर सरकार ने एक नियम बनाया कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एक इस तरह का प्लांट स्थापित किया जाएगा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पूरा साइंटिफिक तरीके से निष्पादन करे। मध्य प्रदेश में ये प्लांट स्थापित हुआ पीथमपुर में। इसी कारण ऑनरेबल कोर्ट ने ये आदेश किया कि इस कचरे का निष्पादन पीथमपुर में किया जाए। इसके कई ट्रायल हुए, बहुत सारे स्टडीज़ हुए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कई थर्ड पार्टी साइंटिस्ट, डिफरेंट लोगों ने इसकी पूरी स्टडी किया और ये पाया कि पीथमपुर के प्लांट में जो यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन किया गया है या उसके बराबर जो हैजार्डस वेस्ट है उसका जो निष्पादन किया गया है, उसमें जब वो निष्पादन की कार्रवाई हो रही है तो जो गैसेस बाहर आ रही हैं या जिस प्रकार से उसके सॉलिड वेस्ट का लैंडफिल साइड में डिस्पोजल किया जाता है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से जो पीथमपुर का प्लांट है उसकी कैपेसिटी से और जो साइंटिस्ट और विशेषज्ञों ने हमको बताया है उससे हमारी पूरी संतुष्टि है। मैं तो धार में कलेक्टर भी रहा हूँ, पीथमपुर में मैंने बहुत पहले भी काम किया है और आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पीथमपुर में रहने वाले लोग हमारे ही हैं और ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के स्वास्थ्य हित की बात करे, उनके अंदर विश्वास पैदा करे और हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैंने ये बात रखी कि ये जब भी कचरे का निष्पादन होगा तो मैं खुद वहाँ प्लांट में उपस्थित रहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंदौर में लगभग 150-200 ऐसे अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने धार ज़िले में काम किया है, कलेक्टर धार भी उसमें कुछ हैं पूर्व, कमिश्नर इंदौर हैं कुछ पूर्व। उन सभी लोगों ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि जब ये प्रक्रिया होगी तो उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने की बात कही है कि हम उसके आसपास के गांव में अपनी उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है एकदम सेफ़ है, मॉनिटरिंग की पर्याप्त व्यवस्था है और वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पीथमपुर का प्लांट जो है वो इस बात के लिए पूरा सक्षम है कि उसका निष्पादन वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से कर सके और उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो। जब कोई खतरा नहीं था तो आंदोलन क्यों किया गया? क्यों लोगों में डर व्याप्त हो गया? इंदौर वाले भी डर गए, धार वाले भी डर गए, पीथमपुर वाले भी डर गए कि अगर कचरे का निष्पादन यहाँ होगा तो जैसे भोपाल में जिस तरह से कांड हुआ है वो यहाँ भी हो जाएगा। आखिर चूक हुई कहाँ? मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों में जानकारी का अभाव था। और इसीलिए जब वहाँ पर आंदोलन हुआ, लोगों ने पीथमपुर बंद किया, उसके बाद मैंने और आईजी ने कलेक्टर एसपी के साथ वहाँ लोगों से बात की और उन सभी लोगों को हमने ये आश्वस्त किया था कि जब तक हम इस पूरी प्रक्रिया को आपको बता नहीं देते,
इस पूरे कार्यक्रम में हम पारदर्शिता नहीं लाते तब तक इसका अग्रिम कार्यवाही नहीं होगा। इसके बाद हमने जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ मिलके हमने पूरा उसका एक उसकी प्रक्रिया का एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया, एक वीडियो फिल्म तैयार की और फिर हमने जनसंवाद के माध्यम से पीथमपुर, धार और इंदौर के जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं और विभिन्न जो एनजीओज़ हैं, यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी हैं, उनके साथ हमने बातचीत करी, जनप्रतिनिधियों को हमने बताया, इंडस्ट्रीज़ में हमने जाके अपने प्रेजेंटेशन किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने बैठक पीथमपुर में की, जिसमें कि जनप्रतिनिधि भी थे, मीडिया के साथी थे, एनजीओज़ थे, बहुत सारे जो प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि थे, इंडस्ट्री के लोग थे, वो सभी लोगों ने हमारी पूरी प्रक्रिया से सहमति व्यक्त की है। और कुछ उन्होंने कुछ वैज्ञानिक प्रश्न भी किए हैं, उसका भी जवाब हम उनको राइटिंग में भी दे रहे हैं। पुराना जो हमारा ट्रायल हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट्स हमने जो है वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दी है। और हमने ये भी उनको आश्वस्त किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम पूरी पारदर्शिता रखेंगे, सबको संज्ञान में लेके कार्रवाई की जाएगी। और हमने उनको ये भी आश्वस्त किया है कि पूरी प्रक्रिया ये पारदर्शी तरीके से होगी। और मुझे लगता है कि जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ जिसके कारण ये आंदोलन हुआ, वो शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था जिसके कारण वो हुआ। लेकिन अब हमने चीज़ों को ठीक कर लिया है और सभी लोगों को हमने इस विषय पे पूरी जानकारी दे दी है। प्रदेश में दावा किया जा रहा था कि जो ट्रांसफ़र की सूची आएगी उसमें दीपक सिंह साहब का ट्रांसफ़र पक्का होगा, उनको इंदौर छोड़ना पड़ेगा। पर दीपक सिंह साहब ने अंतिम बॉल पे छक्का मार दिया। वो छक्का ये था कि जब तक इसका निष्पासन कचरे का नहीं होगा तब तक मैं वहीं बैठा रहूँगा। इसका मतलब अब दीपक सिंह साहब इंदौर छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने वर्ष 1991 में अपनी शासकीय सेवा शुरू की। 2007 बैच मुझे आईएएस का मिला और इस 33-34 साल के दौरान लगभग 18 ट्रांसफ़र मेरे हुए हैं। और मैंने पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही था, छत्तीसगढ़ में भी मैंने काम किया, मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। और शासकीय सेवा के प्रति मेरा हमेशा ये दृढ़ विश्वास रहा है कि शासन हमें जो भी जिम्मेदारी दे उस जिम्मेवारी को हमको पूरे अपने लगन से करना चाहिए। मैं जब तक इंदौर में हूँ तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन मैं अपने लगन से कर रहा हूँ। और जिस दिन शासन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, कभी मैंने किसी जिम्मेदारी को लेने से मना नहीं किया। और आज तक मैंने कभी कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर का कैंसिल कराने का प्रयास नहीं किया। सरकार ने मुझे जहाँ भी भेजा मैं वहाँ गया और मैंने परफॉर्म किया। आपके परिवार ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई जब आपने ये बयान दिया कि जब तक कचरे का निष्पादन नहीं होगा मैं वहीं बैठा रहूँगा? इस बात को लेके आपका भी परिवार है, आपके बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं कि निर्णय आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है? देखिए, शासकीय सेवा में इस तरह के अवसर कई बार आए हैं। जब हम कोई काम करते हैं या शासकीय कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे होते हैं तो हमें कई बार ऐसी परिस्थिति में काम करना होता है जिसमें परिवार वालों को ऐसा लगता है कि आप ये रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर हमारा कोई उत्तरदायित्व है तो हमें उसको लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर हम शासकीय कर्तव्य निर्वहन में अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो शायद शासकीय सेवा के प्रति न्याय नहीं होगा। और मैंने हमेशा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई आपदा का अवसर हो या कई इस तरह के अवसर आए हैं जिसको, इवन जब स्वच्छ भारत मिशन का काम चल रहा था तो हम लोग कई बार खुले में जो शौच है उसमें मिट्टी वगैरह डालते थे, या कोविड के समय हम लोग हॉस्पिटल्स जाते थे, या कई लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में हम लोगों ने जब पहले तो ये सब लाठी चार्ज और टीयर गैस वगैरह होती थी, कई बार हमको शारीरिक क्षति भी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेवारी ली है उसका निर्वहन तो हमको करना है। इन दिनों का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में कि रेवेन्यू हर संभाग से अच्छा आना चाहिए, इसके लिए सरकार अभियान भी चला रही है। पर इंदौर संभाग रेवेन्यू के मामले में काफ़ी पीछे है, क्यों, क्या मानते हैं आप? देखिए, इंदौर राजस्व के मामले में ऐसा है जो उसको आप ऐसे समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश का जो राजस्व संग्रहण होता है लगभग 30% इंदौर डिवीज़न से होता है।
चाहे वो रजिस्ट्री हो, वो माइनिंग हो, भू राजस्व हो, या जीएसटी हो, कमर्शियल टैक्स हो, एक्साइज का हो। तो ऐसा नहीं है कि इंदौर पीछे है, लेकिन ये बात सही है कि इंदौर के जो टारगेट्स होते हैं वो दूसरे ज़िलों की तुलना में काफ़ी अधिक होते हैं। और अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में लगभग 1.5 महीने का समय है। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन ने जो हमें लक्ष्य दिया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। जिस तरह पुलिस हमेशा से ये दावा करती है कि सट्टा कभी बंद नहीं हो सकता, उसी तर्ज पे माइनिंग हम देख रहे हैं कि अवैध माइनिंग जो है वो बंद नहीं हो पा रही है। लाख प्रशासनिक अधिकारी प्रयास करते हैं, लाख कार्रवाइयाँ होती है, पर फिर भी अवैध माइनिंग बंद नहीं हो पा रही। देखिए, माइनिंग वाला जो मामला है उसको उस एक तो उसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो शासन के लिए राजस्व संग्रहण का एक माध्यम है, चाहे वो मेजर मिनरल्स हों या माइनर मिनरल्स हों। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन वाले पूरे काम चल रहे हैं, चाहे वो रोड्स हों, बिल्डिंग्स हों, कैनाल्स हों, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसमें गिट्टी, रेत या जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उसमें माइनिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये बात सही है कि इस तरह की शिकायतें आती हैं कि खदान मान लीजिए उसको 5 एकड़ में है, उसने 8 एकड़ में खुदाई कर लिया, या उनको अनुमति एक पर्टिकुलर एरिया में एक माप की दी गई थी, उन्होंने उससे ज़्यादा कर लिया। कई बार इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि जहाँ पर माइनिंग लीज स्वीकृत नहीं है वहाँ से भी वो लोग करते हैं। माइनिंग को रोकने के लिए सरकार के अभी जो कानून हैं वो बहुत ही अच्छे कानून हैं। वाहनों को रास्तात करने की कार्रवाई की जाती है। अगर उसने अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन किया है तो उसमें पर्याप्त फ़ाइन करने की भी व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ कि सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें पूरे सजगता से काम करते हैं। माइनिंग के अलावा राजस्व और पुलिस भी इसमें लगातार काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि प्रकरण की संख्या ज़्यादा है और उसका वजह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हैं। तो चूँकि हम लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा खदानें स्वीकृत करें ताकि इलीगल माइनिंग की संभावना ही ना रहे, और इस डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब प्रेस की विज्ञप्ति आती है अधिकारियों की कि इतने करोड़ रुपए का फाइन किया गया, जब हम उसके मूल में जाते हैं, मूल जड़ में जाते हैं, आप ही कहते हैं कि इतने करोड़ का फाइन हो गया, इतने करोड़ का रेवेन्यू का लॉस सरकार को हुआ, अब इतने करोड़ की पेनल्टी कर दी। तो जब हम सामने से देखते हैं उसको, जब उसमें अंदर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट में इतने रिलीफ हो जाता है कि सिर्फ अखबार और खबरों की सुर्खियां होती है कि इतने करोड़ रुपए का दंड कर दिया, पर वो कभी भी वो उस तरह का दंड सरकार के खजाने में नहीं आता। ये पूरी तरह से सही नहीं है आप जो बात कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी इलीगल माइनिंग साइट पे हमने 4 डंपर, 2 जेसीबी जब्त किया और उसके ऊपर जो फ़ाइन लगा हुआ है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसका तरीका ये होता है कि फिर वो वाहन को रासात करके नीलाम करके वो राशि शासन के खाते में जमा हो जाती है। शेष राशि अगर वो नहीं जमा करता है तो उसमें आरआरसी जारी होती है, और जिसकी पूरी एक प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें कि उस व्यक्ति के चल अचल संपत्ति से वो राशि वसूल की जाती है। तो चाहे माइनिंग हो या किसी दूसरे प्रकार का अर्थदंड हो, उनके वसूली की एक प्रक्रिया निर्धारित है, तहसीलदार को अधिकार है, उसकी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसकी वसूली हो। इन दिनों आपके पास आईडीए का भी चार्ज है, चूँकि वह राजनीतिक बोर्ड नहीं है, तो आईडीए की भी जिम्मेदारी आप ही के पास है। शुरुआत करते हैं कि आईडीए में फिर से जो 171 स्कीम थी, सबसे विवादित स्कीम थी, उसको बोर्ड द्वारा छोड़ा गया और उसमें कई नियम शर्तें भी लागू की गई। 171 में, जिसमें खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प विहार के लोगों को प्लॉट दिए। वो सालों साल अपने न्याय के लिए लड़ते रहे। अंत में जब पैसे भरने की बारी आई तो मामला सामने आया उस स्कीम के अंतर्गत कि जितनी राशि आईडीए को चाहिए थी उससे ज़्यादा भरवा दी गई। वो कई इलीगल लोगों ने भर दी। राम को भरने थे, राम ने न भर के श्याम ने भर दिया। जांच कमेटी भी बना दी गई, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? स्कीम छोड़ के भूमाफियाओं को फायदा देना इसका पर्पस था कि जिनको न्याय चाहिए था उन्हें न्याय मिले, इसके लिए स्कीम छोड़ी गई?
देखिए, इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो इंदौर में विकास कार्य किए हैं, तो जो हम आधुनिक इंदौर कहते हैं, चाहे वो विजयनगर हो या सुपर कॉरिडोर हो या राऊ की तरफ जो स्कीम है, आईडीए ने नए इंदौर को बसाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आईडीए की स्कीम को जो छोड़ने वाला प्रश्न आपने किया है, इसको लेके हमेशा काफ़ी डिबेट्स होती रही हैं और सरकार ने कानून में एक संशोधन लाया जिसमें उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए कि अगर इतने वर्ष हो चुके हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है या वहाँ पर आईडीए ने जो राशि खर्च की है वो बहुत कम है, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए, क्योंकि एक्ट में ये प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को मॉडिफाइड कर सकती है। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, उस क्राइटेरिया के तहत ही स्कीम 171 को लिया गया था। इसके साथ ही कुछ दूसरी भी स्कीम्स थी। अगर हम पर्टिकुलर 171 की बात करें तो वहाँ पर दो तीन प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी, उनके प्लॉट धारक हैं। दूसरा वहाँ पर कुछ प्राइवेट लैंड होल्डर्स हैं और तीसरा वहाँ पर कुछ शासन की भी ज़मीनें हैं। जो गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं वो आईडीए की तरफ से कभी नहीं हुई। जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो करता धरता रहे उनके द्वारा हुई हैं, और इस विषय पे सहकारिता विभाग के द्वारा और कलेक्टर के द्वारा बहुत सारी कार्रवाई की गई है। मुझे याद है कि वहाँ पर इलीगल कब्जे हटाए गए हैं, कई बार एफआईआर दर्ज हुई है, और इस तरह के लोग जो वहाँ पर लोगों को मिसगाइड करके, मिसलीड करके जो प्लाटों की गलत खरीद बिक्री कर रहे थे, उन लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो आईडीए ने सदैव जो काम किया है वो क्षेत्र के एक सुव्यवस्थित विकास का किया है। वहाँ पर ये बात सही है कि कुछ लोगों ने उस स्कीम को का फ़ायदा लेने के लिए या लोगों को धोखे से कुछ पैसे हड़पने की जो प्रयास किया गया है, उसमें भी प्रशासन और पुलिस ने हमेशा कड़ी कार्रवाई की है। तो 171 के बारे में भी जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके लिए हमने एक कमेटी ऑलरेडी बनाई हुई है। लोगों से जितनी भी उसमें ऑब्जेक्शंस आए हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, उसका वो कमेटी परीक्षण कर रही है। उसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, आईडीए के प्रतिनिधि हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग के प्रतिनिधि हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आईडीए बोर्ड के समक्ष जब वो रिपोर्ट आएगी तो हम जो निर्णय लेंगे वो जनहित में होगा और जो वैधानिक प्रावधान है उसके तहत होगा। आपको पता है कि इंदौर में हमेशा से जब भी अधिकारियों का बदलाव होता है तो भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं। पहले अधिकारियों ने कार्रवाई करी, वो इंदौर छोड़ के चले गए, फिर नए अधिकारी आई, तो जो ये डिफरेंस होता है पुराने और नए अधिकारियों के बीच का, उसका फ़ायदा भूमाफिया उठा करके फिर सक्रिय हो जाते हैं। फिर वो अपराध करते हैं। अगर आपकी संज्ञान में आया तो आप कार्रवाई करेंगे, आपकी संज्ञान में नहीं आया तो आने वाला अधिकारी जो आता है वो देखता है अच्छा इसमें ऐसा हुआ, फिर एफआईआर कर दो, उनको जेल भेज दो। इस पे अंकुश परमानेंट नहीं लग पा रहा। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी भूमाफिया आज भी सक्रिय है। देखिए, इंदौर में अगर हम बात करें जो जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर रियल इस्टेट आया है, आप देखेंगे कि भारतवर्ष के, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े डेवलपर्स ने यहाँ पर कॉलोनीज डेवलप करी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो किसी न किसी कारण से लोगों को प्रलोभन देके और वो इलीगल कॉलोनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो इलीगल कॉलोनी डेवलप हमेशा शासन के लिए चिंता का विषय रहा है, और शासन ने हमेशा इसमें यही कहा है कि इलीगल कॉलोनी अगर कोई डेवलप कर रहा है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए। और आप अगर इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी इस तरह के लोग थे जिन्होंने कोई धोखाधड़ी करी या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो रूल रेगुलेशन है उनका वायलेशन करके उन्होंने कॉलोनी बनाई, या राजस्व विभाग के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया, उन सभी के खिलाफ हमेशा कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसा समाज में होता है कि अपराधी भी हैं, पुलिस भी हैं, तो जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ की शिकायत हमें मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक अधिकारियों के बदलने का प्रश्न आपने किया है, हर संस्था में एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, फाइलें होती हैं, कागज़ होते हैं, और जब भी इस तरह के विषय आते हैं तो जो भी नए अधिकारी आते हैं तो पुराने फाइल्स को, पुराने पत्राचार को, पुराने कार्रवाई को देखकर ही आगे का निर्णय लेते हैं। तो अधिकारियों के बदलने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जो नियम कानून हैं वो सबके लिए समान है, और इस तरह की जहाँ भी गड़बड़ी होती है शासन और प्रशासन कृत संकल्पित है कि ऐसे
गड़बड़ लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। विकास की बात बार बार होती है, इंदौर के विकास की बात हर नेता हर अधिकारी जरूर करते हैं, पर आम जनता का एक सवाल है सीधा आपसे कि क्या मास्टर प्लान आएगा। एक लंबा अरसा हो गया है और मास्टर प्लान की सख्त ज़रूरत है इन दिनों इंदौर में। तो मास्टर प्लान को लेकर भी कई तरह के सवाल आम जनता और कई बुद्धिजीवी खड़े कर रहे हैं कि आखिर मास्टर प्लान आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आ पा रहा मास्टर प्लान, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। यद्यपि मास्टर प्लान को लागू करने का जो काम है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है और उसके डायरेक्टर हैं, शासन के द्वारा उसका नोटिफिकेशन होता है। तो मैं एकदम से इसमें ये कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि कब आएगा, लेकिन जो प्रशासनिक बैठकों में हमें जानकारी मिली है कि मास्टर प्लान में जो अभी काम चल रहा है काफ़ी द्रुत गति से चल रहा है और शासन की ऐसी मंशा है कि इंदौर का मास्टर प्लान एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको यहाँ पर लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी शहर के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उसका मास्टर प्लान होता है। और मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी उसमें एक्सरसाइज चल रही है, जल्दी मास्टर प्लान हम देखेंगे कि लागू हुआ है। आखिरी प्रश्न आपसे, इंदौर के प्रभारी मंत्री खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इंदौर का प्रभार है, तो जनता की भी काफ़ी अपेक्षा है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इंदौर हो तो आने वाले समय में इंदौर में क्या क्या होगा, किस किस तरह का विकास होगा, क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे जरूर प्रकाश डालें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंदौर आने वाले समय में कैसा होगा। ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं और इंदौर का जो मॉडल है, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो या ग्रीनरी का बढ़ावा हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में इंदौर ने एक नए मापदंड स्थापित किए हैं। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा शहर, सबसे तेज़ी से विकास करने वाला शहर इंदौर है। और जैसे कि आपको पता है कि अब मेट्रोपॉलिटन रीजन की एक बात हो रही है जिसमें कि इंदौर, उज्जैन और आसपास के 4-5 ज़िलों को मिला के एक बड़ी एक अथॉरिटी बनाने का कवायद हो रहा है और उस कवायद से निश्चित रूप से इंदौर के एक सर्वांगीण विकास का एक रास्ता खुलेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो डिफरेंट आईटी सेक्टर हो या इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपना इंदौर से लेके जो पीथमपुर वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वो आने वाले समय में इंदौर का एक बहुत ही बड़ा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंजन वो साबित होने वाला है। और इसके साथ ही जो नेशनल हाईवे रिंग रोड का प्लान कर रहा है, तो इंदौर में विकास के एक नए आयाम उससे स्थापित होंगे। और इंदौर से जिस तरह से नेशनल हाईवेज़ निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एजुकेशनल हब हो रहा है, आईटी के बड़े कंपनियां यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंदौर आने वाले समय में सेंट्रल इंडिया का बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। बहुत तरह के सवाल थे, कई तरह के सवाल थे जिनके जवाब इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह जी ने दिए। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।